हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग टेस्ट नंबर 17 जो कि इकोनॉमिक्स का है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है वो पीएम स्टेट वेंडर आत्मनिधि, जिसको पीएम स्वनिधि के नाम से भी जानते हैं, उस पर ये आधारित है। उसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको पता होगा कि यह जो स्कीम लाया गया था वो कोरोना के टाइम में लाया गया था और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इसे लाया गया था। तो इसमें 10,000 रुपए तक की जो कोलेट्रल फ्री लोन की बात कही गई थी। तो इस आप तीनों स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है जिसमें 10 लाख रुपए बोला गया है, तो यह 10 लाख रुपया नहीं होकर के यह होगा 10,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है हाल ही में समाचारों में रहा प्रज्वला स्कीम, प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होगा कि जो विश्वकर्मा योजना है वह लॉन्च किया गया है जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार हैं या जो कार्य करने वाले हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे, उनके संरक्षण के लिए इसे लाया गया था। तो इस अनुसार आप देखते हैं कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना, विशेष रूप से ओबीसी समुदायों से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है समावेशन, तो समावेशन का अर्थ होता है कि सबको समावेशित करना, मतलब जो लोग छूट चुके हैं इस लाभकारी स्कीम से उसको यहाँ समावेशित करना है। और वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ होता है कि लोगों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना, उनको भी इकोनॉमिक गतिविधियों में शामिल करना। तो यहाँ जो जनधन स्कीम है वह इसी से संबंधित था। और इसमें क्या कहा गया था, इसका सही स्टेटमेंट है तो इस खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें 3 जो स्टेटमेंट है वो इससे रिलेटेड है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, महिला सम्मान बचत पत्र। तो यह जो है 2023 के बजट में लाया गया था और इसे 2 साल के लिए लाया गया था। तो यहां जो 2028 की बात कही गई है वह 2025 हो जाएगा, 2025। और ये कितने साल की थी? तो 2 साल का ये स्कीम था, 2 इयर्स। नेक्स्ट है आप देखिए, यह योजना महिलाओं लड़कियों के नाम पर 10 वर्ष नहीं होकर के यह हो जाएगा 2 वर्ष। तो इस तरह से आप देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो दूसरा और तीसरा जो हमारा कथन है ऑप्शन नंबर ए वह राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मिष्टी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मिष्टी पहल है वो क्या है? तो मैंग्रोव जो वन होते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्र में जो वन होते हैं उसको संरक्षण करने के लिए यह पहल लाया गया है। और मैंग्रोव क्या है? तो वो एक तरह से सुनामी के समय या चक्रवात के समय जो इंटीरियर एरिया है उसमें उसको बचाए रखने में वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसका जो दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं उसके बाद राइट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। और पहला का दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहां पर आप देखिए कि जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम जो है वो 3 करोड़ तक का इसमें अनुदान दिया जाएगा, 3 करोड़। तो इस अनुसार आप देखते हैं कि इसमें पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी है उसकी बात कही गई है। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि किसानों में सही जो उर्वरक का उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को। तो इसमें क्या किया जाता है, किसानों को सब्सिडी ना दे करके सीधे तौर पर जो उसके उत्पादक है, जो खाद्य उत्पादक है, उसको ये प्रोवाइड किया जाता है, जो उर्वरक उत्पादक है उनको यह दिया जाता है। तो इस अनुसार आप देखेंगे जो हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी।
इसमें यह सीधे किसानों को न दे करके यह उत्पादक को दिया जाएगा। कौन से उत्पादक? जो इसका निर्माण करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उदारीकृत धन प्रेषण योजना LRS से संबंधित है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसमें जो चौथा स्टेटमेंट था नेपाल और भूटान सहित, तो इसको छोड़ करके हो जाएगा रहित, ये इससे रहित। तो इस अनुसार सभी स्टेटमेंट सही हैं, केवल चौथा स्टेटमेंट को छोड़ करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित निकायों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन इकाई है, तो तीनों ही जो है मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन इकाई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मंदी और अवसाद के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि मंदी के विपरीत अवसाद की विशेषता रोजगार दर में गिरावट है, लेकिन देखिए दोनों में ही गिरावट होती है, दोनों में ही गिरावट होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है और पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया का एक प्राथमिक लक्ष्य समावेशी विकास है, तो इसमें देखिए आप इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें से आपको पहचानना है कि यह किस विकास की और किस तरह के डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहा है। तो यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो हमारा इकोनॉमिकल और जो नेचुरल प्रोसेस है उसको बचा करके ही डेवलपमेंट करना है, तो यह कहीं ना कहीं सतत विकास का परिभाषा है। नेक्स्ट है ग्रीन जीडीपी से संबंधित है, तो इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें अब देखिए जो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर से संबंधित 2 कथन है और इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेक्टर का जो गणना है वह वित्त मंत्रालय वह किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो यहां पर जो वित्त मंत्रालय जो कहा गया है वो गलत है और पहला जो है वो हमारा सही है। तो इस तरह अनुसार हम देखते हैं कि केवल एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए नहीं किया जाता है? तो आप देखेंगे कि आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका नहीं किया जाता है। तो पूछ रहा है कि नहीं किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है रियल जीडीपी क्या है और संभावित जीडीपी क्या है। तो यदि आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग चीज है और दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, नियोजित प्लान्ड अर्थव्यवस्था से संबंधित ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट है और इसके आधार पर 3 स्टेटमेंट है और इसके आधार पर आप देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि बचत दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में निवेश बाधित होगा, जबकि ये गलत है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महालनोबिस योजना। ये किससे संबंधित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस जो थे हमारे पीसी महालनोबिस, उसके वो एक तरह से इस जो पंचवर्षीय योजना है उसके शिल्पकार थे, जिसको नेहरू महालनोबिस योजना भी इस पंचवर्षीय योजना को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एक तरह से इसमें डेफिनेशन दिए गए हैं और इसमें आपको सही जो चयन करना है। तो आप देखिए कि 3 जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ सही आ रहे हैं, लेकिन ये जो है गलत है। कहीं ना कहीं ये रिलेशन सही नहीं है। डॉलर को भारतीय रुपए में बदलना बेकार है, बाजार में अत्यधिक तरलता है।
तो कहीं ना कहीं ये भुगतान संतुलन का सही डेफिनेशन नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि उसको बैलेंस करना पेमेंट को। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, इसमें 2 स्टेटमेंट है और इसमें आप देखिए कि जो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पहला और दूसरा जो है वो राइट है, ऑप्शन नंबर ए। परमेश्वर नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो सुमन के बेरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के वियुक्त क्रम को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा फिलिप्स चक्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है कि यदि आप कोई एक रोजगार में है और दूसरे रोजगार की तलाश कर रहे हैं और तलाश करने के ड्यूरेशन आप यदि पहली जॉब को छोड़ रहे हैं, तो यह जो ड्यूरेशन होता है बीच में बेरोजगारी का, उसको क्या कहते हैं, तो घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा WPI, थोक मूल्य सूचकांक। तो इसमें आप देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो दूसरा और तीसरा जो है कहीं ना कहीं गलत है, पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति अंतराल शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, रिजर्व बैंक का क्या उद्देश्य है। रिजर्व बैंक का क्या उद्देश्य है, तो आप देखिए कि ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना बिल्कुल है इसका, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना, जनता को पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध कराना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें 3 बताए गए हैं सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य ये नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरा और तीसरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा किसे ब्रिटन वुड्स संस्था के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें सही उत्तर चुनना है 31 में। तो इसमें देखिए कि कौन सा विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, तो सभी का सभी विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट है 32, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पहला जो कथन है हमारा वो कहीं ना कहीं गलत है। इसमें आरबीआई गवर्नर जो है मौद्रिक नीति समिति का सदस्य होता है, जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें बोला गया है एफडीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें जो 74% की जो बाउंडेशन की बात कही गई है वो गलत है और दूसरा भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, WTO से रिलेटेड है ये और इसमें भी आप देखिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को दिए जाने वाले कुछ प्रत्यक्ष भुगतान है जहां किसानों को उत्पादन सीमित करना होता है, सीमित करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, सीमित की बात इसमें नहीं कही जाती है, इसमें उत्पादन में उसको मदद करना होता है किसानों को। एम्बर बॉक्स सब्सिडी घरेलू नीतियां हैं जिनका उत्पादन व्यापार और उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका सब्सिडी यदि दे रहे हैं तो ये पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35
और इसमें देखिए कि जीएसटी से किसको छूट प्राप्त है, तो शराब, विज्ञापन युक्त समाचार पत्र और पेट्रोलियम उत्पाद सबको जीएसटी से छूट प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, लचीली विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किसका घरेलू मुद्रा विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें देखिए कि प्राथमिक घाटे का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उदाहरण है। तो देखिए सब्सिडी प्रदान करना इसका उदाहरण नहीं होगा, कंपनियों को कर छूट, सब्सिडी कम करना ये नहीं होगा, लेकिन दूसरा और तीसरा जो है वो हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक नीति के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 40 है। और देखिए इसमें कहा गया है कि सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें जो तीसरा है वो नहीं होगा, लेकिन पहला और दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ओपन मार्केट ऑपरेशनल के संदर्भ में पूछा गया हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, और भुगतान संतुलन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है कि एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को आप देखेंगे तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है, बट एक दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 सुस्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों के समूह के शेयरों की कीमत में समग्र वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, और इसमें 5 बैंक्स के नाम बताए गए हैं, और इसमें से कह रहा है कौन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के रूप में वर्गीकृत है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, और गवर्नमेंट बैंक है जैसे आरबीआई में है, तो इसमें आप डायरेक्ट जो है इसमें आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप एसबीआई देख लीजिए, तो वो एक तरह से क्या है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में वो वर्गीकृत नहीं है, पूरी तरह से वो क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, जब भारतीय रिजर्व बैंक दरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि करता है तो कौन सा निम्नलिखित में से क्या घटित होने की संभावना है। तो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरें बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, और इसका जो राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे, बेसल मानदंड से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। इसका तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। कहीं ना कहीं 2008 में जो हमारा मंदी आया था, वैश्विक मंदी, उसी के बाद ये इंडेक्स लाया गया है, बेसल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, किसमें जो है एफडीआई की अनुमति नहीं है, किन क्षेत्रों में। तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं किसमें नहीं है, तो
परमाणु ऊर्जा निधि और चीट फंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। हिंदू रेट ऑफ विकास का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो 1950 से 1980 के दशक तक भारत के जो आर्थिक वृद्धि रहा है वो कम रहा है। इसी को संबोधित करने के लिए हिंदू रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात कही जाती है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात कही जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें मौद्रिक नीति से संबंधित दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है अंतरिम बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में पूछा गया है। लेकिन आप तीनों स्टेटमेंट इसका देखेंगे तो इसमें से पहला ही जो स्टेटमेंट है वो केवल यही राइट है, यही ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है स्टेटमेंट पहला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा है, ये हो जाएगा पहला और दूसरा जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और राइट हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ जो त्रैमासिक आधार पर जो बोला गया है वो हो जाएगा मासिक आधार पर, हर मंथ जो है इसे जारी किया जाता है, मंथली बेसिस पर। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, तो देखिए आर्थिक वृद्धि जो होता है वो केवल आपका वन डायरेक्शनल होता है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, बट ओवरऑल ग्रोथ जो होता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो यहां पर दोनों जो है वो राइट है, लेकिन यहां पर आर्थिक विकास नहीं होकर के यहां पर आर्थिक समृद्धि होगा, टाइपिंग एरर है यह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57, किसी देश को ऋण जाल की स्थिति क्या होता है? देखिए जब कोई देश जो है ऋण लेता है, ठीक है, और उस ऋण को तो वो चुका नहीं पाता है, लेकिन उस ऋण का इंटरेस्ट के लिए यदि वो फिर से कहीं से लोन ले रहा है तो उसको हम ऋण एक तरह से कहेंगे डेब्ट ट्रैप में वो देश फंस चुका है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 और इसमें आप देखिए इसमें पहला और दूसरा जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम कि भारत में वस्तुएं बनाने वाली एक विदेशी कंपनी, अन्य देशों में भारतीय दूतावासों के अंदर उत्पादन गतिविधि, ये दोनों तो शामिल हो सकता है जीडीपी में हमारा, बट भारत में विदेशी दूतावासों के अंदर उत्पादन गतिविधि ये नहीं होगा। भारत के बाहर उत्पादन व्यवसाय में संलग्न एक भारतीय कंपनी, ये दोनों नहीं होगा। फिर है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है? तो ये हो जाएगा एक ऐसी स्थिति जब ब्याज दरों में वृद्धि के कारण निजी निवेश व्यय में कमी आती है, तो इसी को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एशियाई अवसंरचना निवेश के संबंध में विचार करें। तो इसमें आप देख लीजिए जो इसका जो मुख्यालय है वो संघाई नहीं होकर के बीजिंग में है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है लघु वित्तीय बैंक के संबंध में पूछा गया है। तो इसमें आप देखिए इसमें तीसरा ही जो है केवल राइट है। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें एमएसपी से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो तीनों का जो तीनों है वो एफडीआई के अंतर्गत एमएसपी के तहत जो है खरीदारी करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है हमारा
बजट से रिलेटेड टर्म पूछा गया है, घाटे का बजट, संतुलित बजट, अधिशेष बजट। तो इसमें देखिए आप, घाटे का बजट कब होगा, जब हम व्यय ज्यादा करेंगे प्राप्तियों की तुलना में। फिर संतुलित बजट कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। और अधिशेष बजट कब होगा, जब जो हमारा प्राप्ति है वो ज्यादा हो जाए। तो इस तरह से आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए पहला ही जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 और इसमें पूछा गया है इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 और इसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसमें दोनों का जो दोनों है वो सही है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा जैसे सीबीडीसी लाया गया है, तो वो क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो वो भी एक तरह से क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको विनियमित करने के लिए, या कहें कि एक भारत सरकार का प्रयास है कि इस तरह का यदि वर्चुअल करेंसी आता है फ्यूचर में, तो उसके लिए अभी से ही आरबीआई तैयारी कर रही है। तो उसका एक रूप हम देख सकते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 और इसका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल तीसरा और चौथा। क्योंकि नगद आरक्षित अनुपात में यदि वृद्धि करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बैंकों का जो पैसा है वो क्या हो जाएगा कि ज्यादा आरबीआई में जमा होगा, ठीक है, तो इससे कमी आ जाएगा। बट यदि आप बैंक रेट में वृद्धि करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपूर्ति बाधित होगी, तो दोनों से कमी होगा, लेकिन वृद्धि पूछ रहा है ये हमसे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, प्रभावी राजस्व घाटा से संबंधित। तो इसमें आप देखिए दूसरा और तीसरा ही जो है हमारा वो सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 और इसका जो राइट हो जाएगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 1971 की बात कही गई है, लेकिन ये 2011 का जनगणना को बेस बना करके ये जारी करता है फंड। फिर है करों के विभाज्य पूल का 45% नहीं होकर के 15वां वित्तीय आयोग इसको कितना कर चुके हैं, 41%। नेक्स्ट है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, कोई भी ऐसा एक तरह से उसको लीगलिटी किया जाता है, लीगल उसको दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो 10 रुपए का नोट है उस पर आरबीआई बोलती है कि मैं इसे अधिकृत करता हूं, 10 रुपए का जो नोट है, बट आप देखिए कि वो एक तरह से कागज ही है। तो यही एक फिएट मुद्रा का एक एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों को फिएट मुद्रा हम मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 रेपो रेट के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये रेपो रेट वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71, यह तब होता है जब किसी विशेष वस्तु जैसे प्याज आलू की कीमत एक तरफा मत, किसी सीमित वस्तु पर यदि वो इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्क्वेफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी। इसको हिंदी में तिरछी मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, तिरछी मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है SEZ से रिलेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इससे संबंधित पूछा गया है।
और इसमें देखिए दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसको एक तरह से विदेशी क्षेत्र माना जाता है और उसी तरह से जो है इससे टैक्स लगाया जाता है इस पे। और पहला जो है हमारा कहाँ लगाया गया था, तो कांडला में, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर मूल्य ह्रास का क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, भारत के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम भी है और कम खाद्य मुद्रास्फीति ये नहीं होगा। तो पहला और दूसरा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1980 से 85। नेक्स्ट हमारा मनी मल्टीप्लायर, ये क्या है, कौन सा सही है इसके संदर्भ में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक नीति के संबंध में कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट यहां दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि कौन, तो इसमें आप देखिए तो मौद्रिक नीति समिति क्या है, तो एक तरह से समझिए कि सरकार के भी 3 प्रतिनिधि होंगे और आरबीआई के 3 प्रतिनिधि होंगे और इसका चेयरमैन कौन होंगे, तो आरबीआई के गवर्नर होंगे। अब वो लोग क्या करेंगे कि मौद्रिक नीति के संदर्भ में समीक्षा करेंगे। यही इसका मूल मोटिव है कि गवर्नमेंट को भी मौद्रिक नीति के संदर्भ में को भी शामिल किया जाए। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि का क्या प्रभाव है पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक मंदी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वांछनीय तंत्र है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 और इसमें देखिए कि जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, बैंक मित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए सभी का सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में जो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें शून्य खाता की बात कही गई है, लेकिन कोई बैंक प्रतिनिधि के पास नहीं खोले जा सकते, ये गलत है। बहुत सारे बैंक जो है इसके लिए ऑथराइजेशन जारी किए थे, इन खाता धारकों को चेक बुक जारी नहीं किया सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में पूछा गया है और इसमें देखिए आप कि इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी जाल। बेरोजगारी जाल के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि एक तो बेरोजगारी फैला हुआ है और दूसरा यदि कहीं रोजगार के ऑप्शंस भी हैं तो वहां इस तरह का कंडीशंस रखे हुए हैं कि लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बेरोजगारी जाल। नेक्स्ट है हमारा मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए कि मानव पूंजी से संदर्भित जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ये इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है मूल्य ह्रास से मुक्त होता है, जबकि इसमें भी मूल्य ह्रास होता है। मान लीजिए कि आप कभी जो काम कर रहे हैं अचानक कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए और आप यदि खुद को अपग्रेड नहीं कीजिएगा तो जॉब जा सकते हैं। तो इसी को हम कहेंगे कि मूल्य ह्रास, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखिए कि पहला और दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ घटाना पड़ता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो इसमें जो मुद्रास्फीति है उसका कारण कौन सा बनता है, वही पूछ रहा है ये। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होगा, जब डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बाकी आप तीनों देखिए, अंतर्निहित या फिर लागत प्रेरित या फिर हाइपरलेशन, जिसको हम बेलगाम कहते हैं, कि यदि आपका मुद्रास्फीति ट्रिपल डिजिट में चला गया है तो हम उसको बेलगाम कहेंगे, गवर्नमेंट के वो कंट्रोल में नहीं है। तो तीनों जो है वो राइट है, बट पहला जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और देखिए तीनों का जो तीनों है वो कहीं ना कहीं राइट है। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पढ़ेंगे, उसके द्वारा इस सूचकांक के अग्रदूत थे। ये लोग लीड कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को। और इसमें देखिए अपेक्षित वर्ग, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये सभी चीज शामिल है। नेक्स्ट है हमारा 88। तो इसमें देखिए फिलिप्स चक्र से संबंधित का सही परिभाषा क्या है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में स्थिर और विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें देखिए कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। कानूनी रूप से इसमें बाध्यकारी बताया गया है, जबकि कानूनी रूप से यह बाध्यकारी नहीं है। राज्यों के बीच एक समझौता होता है, मतलब एक तरह से रखा जाता है प्रोग्राम की इस चीज को यदि लागू किया जाए तो वैश्विक रूप से इसमें सभी को फायदा होगा। एक तरह से वैश्विक लक्ष्य रखा गया है इसमें। ट्विन बैलेंस शीट समस्या ये क्या है, तो मान लीजिए कोई बैंक है, किसी कंपनी को उन्होंने ऋण दिया एमएनसीज को, और वो एमएनसीज घाटा में चला जाए, तब क्या होगा कि एमएनसीज की वजह से जो घाटा में चला गया है बैंक उसको क्या करेगी, एनपीए घोषित कर देगी। तो ये जो प्रॉब्लम है उसी को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोला जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक केस यदि कोई निगम है, कॉर्पोरेशन यदि घाटा में चला गया तो बैंक भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यही बातें हैं। डिजिटल भुगतान के लिए तकनीकी समाधान कौन प्रदान करता है, तो ये कौन प्रदान करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा बैंक द्वारा जारी किया गया वचन पत्र है जो स्वीकार करता है निर्दिष्ट अवधि के लिए धन की प्राप्ति, तो ये हो जाएगा आपको जमा प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संदर्भ में राहन चक्र। ये क्या है राहन चक्र, तो आर्थिक विकास और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च, मतलब कितना परसेंट जो है जीडीपी का कितना परसेंट एक गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, यही सब जो है इस कर्व में बताया गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में प्रत्युक्त आधार वर्ष की अवधारणा, तो देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। प्रत्येक आधार वर्ष, तो आधार वर्ष प्रत्येक 10 वर्ष में संशोधित किया जाता है। ये कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नया आधार वर्ष तय करने के लिए जिम्मेवार है, बिल्कुल ये भी है। जैसे आप देखिए इससे पहले जो अभी हमारा जो 2011-12 है, इससे पहले कौन था, तो वो था 2004-5। कितना का अंतर है, 7 साल का अंतर है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि 7 साल में ही करना है, 10 साल में ही करना है। गवर्नमेंट को जब भी लगे कि चेंज करने की जरूरत है वो कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसी कार खरीदता है जो महाराष्ट्र में निर्मित हुई हो तो उस पर जीएसटी कौन वसूल करेगा, तो ये करेगी केंद्र सरकार। देखिए जीएसटी का मूल मोटिव क्या है कि उसको अंतिम जहां विक्रय हो रहा है वहां पर जो है इसकी वसूल करना है। नेक्स्ट हमारा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जो है वो किसके लिए लाया गया है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाया गया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कर्मचारी और पेंशन भोगी जो कि केंद्र सरकार में रह चुका है। इस योजना के अंतर्गत नामांकित सदस्यों को प्रतिपूर्ति और कैशलेस सुविधाएं प्रदान की जाती है, बिल्कुल। लेकिन इसमें आयुर्वेद और यूनानी
के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल शामिल नहीं है, ये फाउंडेशन नहीं है। आपको जिसमें भी इच्छा हो आप करवा सकता है, गवर्नमेंट उसके लिए पे करेगी। तो पहला और दूसरा यहां राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। तो देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या है, जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, या फिर बेरोजगारी भत्ता है, ये सभी चीजें जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है। तो उसी का एक पार्ट है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसमें बोला गया है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नहीं, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, ये केंद्र प्रायोजित होता है, स्टेट भी इसमें मिलकर के इसमें कार्य करते हैं। और इसका जो क्रियान्वयन है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि 5,000 रुपए प्रति घंटे की उड़ान तक सीमित करना है, ये 2,500 रुपए हो जाएगा इसको घटा करके। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत अधिक लोग काम कर रहे हैं? क्या यह वास्तव मतलब यदि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप लोगों को शामिल किए हैं तो वो छिपी हुई बेरोजगारी हो जाएगा, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था उससे रिलेटेड फैक्ट पूछा गया कि कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला, इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। इसमें लाइसेंसिंग रखे गए थे क्योंकि इसको उस समय सेंसिटिव माना गया था। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सरकारी व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा सब्सिडी। देखिए राज्य सरकार को जो दिया गया है सब्सिडी वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया है कृषि ऋण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, पहला यही आता है। तो सबसे ज्यादा ये प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आरआरबी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको सहकारी बैंक, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 103, दो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। इसमें आप देखिए दोनों का जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। इसमें प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है कि जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा, जैसे हम सबसे पहले क्या है कि हम फाउंडेशन लगाए हैं कि उससे कम यदि आय है किसी व्यक्ति का तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उससे यदि आप ऊपर जाते हैं तो उसके बाद वो चेंज होता चला जाता है, किसी को वो 28-30% तक देना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, छत्तीसगढ़ राज्य ने जांच के लिए सीबीआई को सामान्य अनुमति बहाल कर दी है। तो यहां पर देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं सेंट्रल का जो के साथ यदि जिस स्टेट का आपको अच्छा रिलेशन होता है वहां देखिएगा सीबीआई को सामान्य अनुमति है, लेकिन जहां नहीं है वहां पर इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 105 और उसमें आप देखिए दोनों इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? फिलिस्तीन को, तो ये हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत इसमें नहीं है। भारत दोनों को वो मान्यता देता है, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को वो एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 107, इसमें स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि स्वीडन का जो रैंकिंग है वो क्या है? थर्ड है।
नेक्स्ट है इस सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है, बिल्कुल नहीं, ये 161वें स्थान पर 2023 में था, इस वर्ष वो कितना है 159, और इसमें कुल 182 देश शामिल है, जबकि इसमें 182 देश शामिल नहीं है। और इसमें टॉप कौन किए हैं, तो नॉर्वे। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड्स रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है, तो रिसेंट में जो है, रिसेंट डाटा के अनुसार वो चाइना चला गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो संजय मिश्रा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भागलपुरी रेशम पर अनुसंधान करेगी, आईआईएम अहमदाबाद। श्रीलंका कोलंबो प्रक्रिया 2024 के अध्यक्ष है, ये हो जाएगा आपको भारत करने वाली है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंपा झील जो कि खबर में थी, किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। और पंपा झील क्यों चर्चा में है, क्योंकि 2500 साल पुराने जो मूर्ति हैं उस तरह की चीज यहां पाया गया है। कौन सी एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ की बैठक की मेजबानी करेगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, इंडिगो के द्वारा। पहली अमृत भारत ट्रेन कहां से कहां जो चलाया गया, वो अयोध्या से दरभंगा, अयोध्या से दरभंगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इस बार बीपीएससी में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, और इसमें तेलंगाना में नहीं होकर के ये हो जाएगा तमिलनाडु, और ये जापान की मदद से नहीं, रसिया की मदद से किया जा रहा है। तो सही विकल्प केवल एक सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इसमें आप देखिए कि किसको पहली बार शामिल किया गया था, केवल स्क्वैश को किया गया। अराजकता के देवता कौन है, जो खबरों में था। तो अराजकता का देवता एक तरह से क्षुद्र ग्रह है जिसको नाम दिया गया है, और इस जिसका नाम है ओसिरिस टॉप, ओसिरिस टॉप। सोलहवें वित्त आयोग से संबंधित कथन पूछा गया है। 16वें वित्त आयोग, तो इसका जो टाइमिंग है वो 2026 से 31 है। कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा अरविंद पनगड़िया से रिलेटेड है, इसमें केवल तीसरा ही राइट है, दूसरा गलत है। विश्व की पहली महिला जो $100 अरब की संपत्ति रखी हुई है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांकोइजो मेउज। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो ब्रिक्स 2009 में गठित हुआ था, और 2023 में जो सदस्यता की बात कही गई, इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं है, वो त्याग दिया, इसको वापस कर दिया अपनी सदस्यता को। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। मेनीजियांग क्या है, जो खबरों में था, तो मेनीजियांग क्या है, एक तरह से चीन का एक जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, जो कि ड्रिलिंग करने की ये बात कर रहा है ऊपरी मेंटल में। ऊपरी मेंटल, पृथ्वी का जो मेंटल का जो हिस्सा है उसमें ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से संबंधित है, और इसमें कह रहा है कि 3 ही क्षेत्र शामिल है, जबकि 3 क्षेत्र नहीं, टोटल 14 क्षेत्र इसमें शामिल है। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है साल्टन सागर के नीचे लिथियम दुनिया का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है, ये कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, तो ये लिथियम का त्रिभुज, ट्रायंगल ऑफ लिथियम बोला जाता है इसको। सिकल सेल एनीमिया, देखिए 2047 में आजादी का जो है 100वां वर्ष मनाया जाएगा, और उस समय तक टारगेट रखा गया है कि इस एनीमिया से मुक्त भारत को मुक्त करना है।
तो ये बिहार के 4 जिले नहीं होकर के इसमें 17 जिले शामिल है। तो इसमें आप देखिए पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें आप देखिए कि ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या हवाई अड्डे का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीरमंगाई जो खबरों में थी, किस राज्य से संबंधित है? वीरमंगाई, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। अंग्रेजों से लड़ने वाली वो क्या थी? पहली महिला थी, पहली महिला रानी थी वो। नेक्स्ट है, भारत हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो ये 2021 में। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? VR कंबोज को, जो कि चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसके ये VC हैं। नेक्स्ट हमारा 130 और इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा आयोग, इससे संबंधित 3 बातें कही गई हैं और इसमें आप देखिए सभी का सभी कथन सही है। बीच गेम्स 2024 का आयोजन घोघला बीच पर करने की योजना है। यह इसका दूसरा संस्करण है, जबकि दूसरा नहीं पहला है। और ये कहाँ है? गोवा में नहीं होकर के ये दीव में है। तो सही विकल्प कौन हो जाएगा? 2 और 3 गलत है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? अरिंदम बागची को। रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो वो हो जाएगा चिनाब नदी पे है। इसमें से चिनाब नदी कहीं नहीं है, चिनाब नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखिए कि इसमें 15 नहीं बल्कि 18 हो जाएगा और इसमें पुडुचेरी नहीं होकर के जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। तो इसमें देखिए सही विकल्प कौन है? तो केवल एक सही है। निम्नलिखित में किसे संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ट्रिकोलियम क्या है? जो खबरों में था, ट्रिकोलियम क्या है? तो ट्रिकोलियम चूना और ट्राइकोडर्मा, चूना प्लस ट्राइकोडर्मा को मिलाकर के बनाया गया है अटल सेतु। सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए जैसे ये अमेरिका की मदद से नहीं, जापान की मदद से बनाया जा रहा है। केवल समुद्र में नहीं, समुद्र से बाहर भी है। 17 किलोमीटर नहीं होकर के ये टोटल 22 किलोमीटर लंबा है, 22। तो इसमें देखिए कि सही विकल्प कौन है? तो सही विकल्प है कि केवल, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंकटाड से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका गठन जो है 1964 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, तो इसमें देखिए सही विकल्प कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा ब्लू व्हेल कौन है? ब्लू हॉल कौन है? ये हो जाएगा टैमजा ब्लू हॉल। हाल ही में खोजा गया है। ये किस देश में है? मैक्सिको। नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मणिपुर के द्वारा। वहां इतने बड़े स्तर पर हिंसा हो रही है और उस बीच बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो, इसी के लिए इसे जारी किया गया है। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा गया है। सही विकल्प इसमें, तो इसमें देखिए तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसे 2 नहीं 4 वर्ष हो जाएगा, 4 इयर्स। नेक्स्ट है बुलावा मिसाइल किस देश की है? तो ये रूस की है। भारत को इसे प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। बैंक दर इस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खुली बेरोजगारी दर किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विकास वित्तीय संस्थान एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है? तो ये हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम।
और इसमें कहा गया है सावधि जमा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एफडी। इसका कौन से उत्पादन के कारक का हिस्सा नहीं है, तो मजदूरी। इसमें देखिए उत्पादन के कारक में भूमि, श्रम, पूंजी और एक उद्यम होता है, 4 होते हैं। मजदूरी इसका डायरेक्ट नहीं होता है, मजदूरी को जो है श्रम के अंतर्गत रखा गया। निम्नलिखित में कौन सा उपाय 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का हिस्सा नहीं है, तो ये नई सरकारी नियंत्रित कंपनी स्थापित की गई, जबकि इससे मुक्ति की बात कही गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। इस प्रकार 150 क्वेश्चंस का जो हमारा इकोनॉमिक्स का डिस्कशन था वो यही समाप्त होता है। थैंक यू।